जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब अली, आज का हमारा दूसरा सेशन। पहले ये बताएं, जो पहला सेशन आप लोगों ने पढ़ा, कुछ फ़ायदा हुआ आपको? कुछ बेसिक्स बन रही हैं? बेसिक्स का बनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आपसे बात करेंगे कि डेयरी फार्म बनाना है, उससे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्री रेक्विजिट्स। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कारोबार करना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग का, उससे पहले आपके इल्म में क्या होना चाहिए, आपको कैसे प्रोसीड करना है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपके साथ आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोई भी कारोबार करना चाहें आप, डेयरी नहीं, कोई भी कारोबार करना चाहें, सबसे पहले आपको स्वॉट एनालिसिस करना है। ये बताता हूं क्या होता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट कहते हैं जी, एस का मतलब है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब है वीकनेस, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब है थ्रेट। मतलब कोई कारोबार करना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपने देखनी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मैं डेयरी फार्मिंग करना चाहता हूं, मैं बजाते खुद डॉक्टर मुजम्मिल, तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है कि मैं खुद एक डॉक्टर हूं। ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है जी। मेरी स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि मेरी ज़मीन अपनी है। मेरी स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि मेरी जो लैंड है वो शहर के नज़दीक है। ये मेरी स्ट्रेंथ है। मेरी स्ट्रेंथ कैश भी हो सकता है कि मैं एक माशाल्लाह मेरे पास फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छा है। ठीक है जी। मैं एक साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। कई सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं कि हम डेयरी करना चाहते हैं, लेकिन इससे हम अपना किचन नहीं चलाना चाहते। ठीक है जी। किचन हम चलाएंगे किसी और कारोबार से, तो ये स्ट्रेंथ बन जाती है। कुछ लोग डेयरी करना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास लिमिटेड से पैसे हैं, 25 लाख है, 30 लाख है, ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादातर, और वो कहते हैं कि हम बाहर काम करके थक गए हैं, हम आना चाहते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे आकर डेयरी का काम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इससे हमारा किचन चले। तो यहाँ पर ये उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले कारोबार के स्टार्ट में आपने देखना है कि जो कारोबार आप करना चाहते हैं, जैसे इस केस में हम डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो हमने अपनी स्ट्रेंथ को देखना है। अब आप माशाल्लाह 15 लोग यहाँ बैठे हैं, हर बंदे की स्ट्रेंथ मुख्तलिफ है। ठीक है जी। हर बंदे की मुख्तलिफ है। ठीक है। आपने पहले खुद जज करना है कि जो मैं कारोबार करने जा रहा हूं, इसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे एज देंगी। दूसरे नंबर पे है वीकनेस। आपने देखना है कि जो भी आप कारोबार करना चाह रहे हैं उसमें आपकी कमजोरियां क्या होंगी। जैसे अगर हमारी बात करें, कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब हमें लोग बुलाते हैं ना शेड बनाने के लिए, तो उनके पास लैंड नहीं होती। हम सबसे पहले लैंड पे गुफ्तगू करते हैं कि यार लैंड मिलेगी तो शेड बनेगा ना। तो ये बहुत बड़ी वीकनेस है। तो आपने देखना है कि जो कारोबार आप करना चाहते हैं उसमें आपकी वीकनेस क्या है। एक बंदा वो कहता है मैंने फ्रीजन का कारोबार करना है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो फ्रीजन को अफोर्ड कर सके। ठीक है जी। उसको मजबूरी में क्रॉस ब्रीड पे जाना पड़ता है। ठीक है जी। तो आपने फिर ये देखना है कि जो कारोबार आप करना चाहते हैं उसमें आपकी वीकनेस क्या है। फिर तीसरे नंबर पे है अपॉर्चुनिटी, कि जो भी बिजनेस करना है उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। मिसाल के तौर पे एक फार्मर जो फैसलाबाद के बिल्कुल विसिनिटी में बैठा हुआ है, बाईपास के अंदर बैठा है, उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कल को वो अपने दूध को बड़े आराम से मार्केट करेगा, बजाय इसके वो फार्मर जो साउथ पंजाब में बैठा हुआ है, वो अगर मार्केट भी करता है तो 110 रुपये रेट मिल रहा है इस वक्त। अगर हम मुकाबला करें इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद में मेरे फार्मर है 240 रुपये में दूध सेल कर रहे हैं। तो आपने देखना है अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या है। ठीक है। आप किस जगह पे जो काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसमें कौन कौन से वेन्यूज़ हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं। और एंड पे है थ्रेट्स, कि आप जो कारोबार करने जा रहे हैं इसमें कौन से ख़तरात ऐसे हैं जो आपको लाहक हो सकते हैं। कराची के अंदर माशाल्लाह 2 लोग कराची से बैठे हैं। कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने अब तक सुना है, लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि हमें पंजाब से कोई डॉक्टर भेज दो। अब मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार पंजाब में कोई बंदा रजामंद ही नहीं होता कराची जाने को, कि हम इतनी दूर कैसे जाएं। ठीक है जी।
वही अगर उसको फैसिलिटी मिले, जॉब मिले पंजाब के किसी शहर में, तो वो चाहता है कि पंजाब के किसी शहर में मैं जॉब कर लूँगा, मैंने बाहर नहीं जाना, कराची भी नहीं जाना, कुछ इतना डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लोग जाना नहीं चाहते। इसी तरह बलूचिस्तान, जो मैंने अब तक महसूस किया, सिंध, बलूचिस्तान और किसी हद तक केपी के, यहाँ पर आज भी अभी भी वो टेक्निकल फैसिलिटीज़ नहीं है जो हमारे पास पंजाब में। हमारे पास टेक्निकल ग्राउंड्स पे पंजाब थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि पंजाब में आपकी मेन यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। पंजाब में कमर्शियल फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप देखें, जो थाउजेंड्स के तादाद में जो जानवर मौजूद हैं, नशाद डेयरी फार्म 7000 कैटल पंजाब में, शरीफ डेयरी फार्म 4000 कैटल पंजाब में, सफायर थाउजेंड्स ऑफ कैटल पंजाब में, जेके डेयरी थाउजेंड्स ऑफ कैटल पंजाब में। तो आप जितने बड़े बड़े नाम देखेंगे पंजाब में देखेंगे, और जब जिस जगह पे आप किसी चीज़ को कमर्शलाइज कर देते हैं, वहाँ पे फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट्स तैयार होने लग जाती हैं। हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो पंजाब में ऐसे डॉक्टर मौजूद नहीं थे जो HF ब्रीड को लेकर चलते, लेकिन आज बहुत सारे मौजूद हैं, क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप हुई, इंडस्ट्री के साथ साथ जो है वो टीम भी डेवलप हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है उन लोगों के लिए जो कारोबार करना चाहते हैं, स्पेशली इन प्रोविंसेस के अंदर। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि डॉक्टर कहाँ से हम लेकर आएंगे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है ना उनको देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, हमारे लिए यहाँ पर ज़्यादातर फार्मर्स के लिए दूध को मार्केट में अच्छे रेट पर सेल करना एक बहुत बड़ा मसला है। ये उनके लिए थ्रेट है पंजाब के लोगों के लिए। जैसे साउथ पंजाब की बात कर लें, लेकिन कराची में मेरा ख्याल है दूध का अच्छा रेट है, ठीक है, वो दूध को अच्छे रेट पे सेल कर रहे हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उनकी, जो वो कैश कर रहे हैं। तो जो भी कारोबार करें, सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस करना आपने कि इस कारोबार में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या है, और थ्रेट्स कौन से हैं जिनको आपने डील करना है। दूसरे नंबर पे काम करना है, सबसे पहले प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के बगैर काम नहीं सर। हमें अनफॉर्चुनेटली कई सारे लोग वो कारोबार में आ जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल से प्लानिंग नहीं करते उसकी। जब भी आप काम करें उसको प्लान करें। इवन दो कि अगर हमने आपकी ये 12 दिन की ट्रेनिंग रखी है तो हमने इसको प्लान किया कि हम आपको किन टॉपिक्स पे आपको हम ट्रेन करेंगे, किस किस सब्जेक्ट पे हमने आपको ट्रेन करना है, यहाँ पे आपकी रिहाइश कैसे होगी, आपका खाना पीना कैसे होगा, कौन से बंदे आपको यहाँ पे आके पढ़ाएंगे, किन टॉपिक्स पे, पूरी प्लानिंग इसके पीछे जो है वो शामिल है। कारोबार भी ऐसे ही है। जब भी आपने कारोबार करना है तो कारोबार के लिए प्लानिंग ज़रूरी है। प्लानिंग के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि जो उस फील्ड का रेलेवेंट बंदा है आपने उससे कंसल्ट करना है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हर बंदा मशवरे देता है। जिसने कभी एक बकरी भी नहीं पाली वो भी आपको मशवरा ज़रूर देगा, ठीक है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं, आप उनसे कोई बात पूछेंगे वो कहेंगे यार मुझे इसका इल्म नहीं है, माजरत चाहता हूँ। दूसरे लोग वो हैं, आप उनसे कुछ भी पूछोगे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। आप उनसे यही पूछोगे ना मेरे गुर्दे में दर्द हो रही है, आप कहेगा डिस्प्रिन खा लो, जवाब ज़रूर मिलेगा। तो ये ना एक मैं समझता हूँ कि हमें ना करना सीखना चाहिए। कई सारे लोग मुझसे जो है ना वो व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, कभी कोई ऐसी बात पूछ लेते हैं, मैं किसी दूसरे बंदे को रिकमेंड कर देता हूँ क्योंकि उसमें मेरी ग्रिप नहीं है। बजाय इसके कि मैं इसको गलत गाइड कर दूं, लोग कहते हैं बकरियों पे यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, गोट फार्मिंग पे आप वीडियो बनाएं, हम बड़ा शौक है हमें। अब गोट फार्मिंग मैंने कभी की नहीं, मैं क्या बताऊं गोट फार्मिंग का भाई, बताएं जी, आप बताएं। कभी मैंने गोट फार्मिंग की ही नहीं, मैं कैसे बता दूं गोट फार्मिंग कैसे करनी है। मैं बड़ी बड़ी बातें करूं, वो उसको सुन के मेरी चिकनी चपटी बातें सुन के कोई गोट फार्म खोल ले, कल को मुझे बददुआएं दे के या डॉक्टर साहब के पीछे लाके फंस गए। तो हमें मशवरा वो देना चाहिए कि जो किसी बंदे का फ़ायदा करे। मशवरा भी इमानत है, ठीक है जी, ये किसी को अच्छा मशवरा देना भी सदका है। अब आपने जब प्लानिंग करनी है ना तो आपने देखना है कि आपने उस बंदे से मशावरत करनी है जो उस फील्ड का रेलेवेंट बंदा है। अब फील्ड में मिसाल के तौर पर अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं ना तो आपको उस बंदे से मशवरा करना है जो डेयरी फार्म पे काम करता है। अब डॉक्टर हमारे फील्ड में दो तरह के हैं, एक वो है जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और एक वो है, अच्छा जो प्रैक्टिस करते हैं ना डॉक्टर, वो ट्रीटमेंट के बंदे हैं, वो एनिमल की ट्रीटमेंट करते हैं।
जो डेयरी फार्म पे डॉक्टर रहता है ना, वो ट्रीटमेंट के साथ प्रोडक्शन भी उसकी मजबूरी है। उसको जवाब देना है कि ये दूध मेरा कम क्यों हो गया, उसको जवाब देना है कि ये वंडा जो है हमने कैसे बनाना है, उसको ये भी जवाब देना है कि हमने वैक्सीन कब कैसे करनी है, बीमारी से बचना कैसे है, और आगे हमने अपने हर्ड को कैसे लेके चलना। वो प्रोडक्शन का बंदा आ जाता है। तो आपने ऐसे बंदे से मशवरा करना है जो प्रोडक्शन का बंदा है, डेयरी को हाथ से कर रहा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो वो उसके इल्म में है, वो आपको प्लान करके देगा। कई सारे लोग फिजिबिलिटी बनाते हैं, तो जब फिजिबिलिटी बनाते हैं वो ये सोचते हैं कि अच्छा यार ये वलैती गाय लेनी है तो 10 लाख की आती है, हमने 25 से स्टार्ट करना है, 2.5 करोड़ तो शेड शुड पा के 3 करोड़ में हम काम शुरू कर लेंगे। नहीं होगा ये। मैं इंशाल्लाह हम अगले दिनों में फिजिबिलिटी पे बात करेंगे कि डेयरी फार्म बनाना तो हमें कितने पैसे चाहिए, क्या हमें हमारे फाइनेंसेस क्या होंगे, इस पे हम आगे बात करेंगे। और हम एक प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में कि अगर हम डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं तो हम प्लानिंग कैसे करेंगे, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक पूरा सेशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने प्लानिंग करनी है जब तक आपका। अच्छा, कई सारे लोग प्लानिंग के लिए हमारे पास आते हैं, प्लानिंग जब हम उनको बताते हैं ना, छोड़ देते हैं। वो कहते हैं यार ये हमारे करने का काम ही नहीं है। कराची से एक पार्टी मेरे पास आई, आज़ाद कश्मीर से एक पार्टी मेरे पास आई, हम बैठे को 1.5-2 घंटा हमने गुफ्तगू की, और 1.5-2 घंटे की गुफ्तगू के बाद उनको समझ आई कि यार ये तो हमसे नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि जो बिजनेस के बेसिक पॉइंट्स हैं जब तक आप वो पूरे नहीं करेंगे ना, तब तक आप तरक्की नहीं हासिल कर सकते। आपको बिजनेस की लवाजमात को पूरा करना आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है प्लानिंग के बाद आप यहीं पे स्किप कर जाएं, आप हो सकता है सोचें कि यार कोई और ही कारोबार करते हैं, ये नहीं चीज। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरे नंबर पे अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि अब आप डेयरी फार्मिंग में जंप इन कर रहे हैं, अब आपने आना ही आना, तो तीसरा काम है जी अब लैंड का। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लैंड, जगह आपके पास है, आपके पास नहीं है, हमें ऐसी जगह पे लैंड देखनी है हमें। अच्छा, सबसे पहले तो लैंड प्रोक्योरमेंट में हम उस जगह को देखेंगे जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट। हमारे यहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में आते हैं, वो पहले मार्केट सर्वे करवाते हैं। मार्केट सर्वे के बाद देखते हैं कि वो जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं क्या उसकी मार्केट यहाँ पे है। मेरी बात समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे ब्रांड्स की बात कर लें, कपड़ों के ब्रांड, सना सफीनाज है, जे डॉट है, नशात है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। ये वो ब्रांड्स हैं, अगर आप इनके पास जाते हैं ना शॉप पे, तो हर चीज़ का रेट फिक्स है। ठीक है, कोई 5,000 का सूट है, कोई 10,000 का है, कोई 15,000 का है। और वो आपको देखना होगा कि उस शहर का कौन सा एरिया ऐसे है जहां पर लोगों के पास फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, लोग अच्छे खाते पीते कोठियों में रहते हैं, वहां पर शॉप खोलेंगे। ना कि किसी ऐसी जगह पे जहां पे कॉलोनी में कच्चे मकान हो, लोग बड़ी मुश्किल से 2 टाइम का खाना खा रहे हो, वहां पे अगर वो ब्रांड की शॉप खोलेंगे तो एट दी एंड वो नाकाम हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपने देखना है कि जिस जगह पे आप फार्म बनाना चाहते हैं वो क्या डेयरी जोन है। जैसे मेरे से कोई पूछे फैसलाबाद इज अ डेयरी जोन, यहाँ पे अगर आप डेयरी करना चाहते हैं तो मिल्क मार्केट अच्छी आपको करना चाहिए। लाहौर इज एक्सीलेंट, इस्लामाबाद इज एक्सीलेंट। तो आपको पहले मार्केट सर्वे करना है। अगर आप मार्केट सर्वे खुद नहीं कर सकते तो उस इलाके में जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं आप उनसे मशवरा करें कि भाई आप लोग यहाँ पे फार्म चला रहे हैं, आप किस रेट पे दूध सेल कर रहे हैं, कुछ बच रहा है नहीं बच रहा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है। तो लैंड वहां पे खरीदनी है आपने जहां पे सबसे बड़ा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट उसको सूट करती है या नहीं करती। हमसे जब लोग पूछते हैं ना कि फार्म से बनाना है, तो हम उसे ये पूछते हैं कि हाँ भाई दूध कितने में बेचोगे। ठीक है जी, हमें जब तक वो ये नहीं बताता ना हम आगे चलते नहीं है। एक फार्मर मेरे पास डेयरी एक्सपो में आया, मैंने कहा दूध कितने में बेचोगे, कहते जी हम 110 रुपए में बेचेंगे। मैंने उसको कहा भाई ये जो आपने 25, वो कुछ 40 लाख था उसके पास, मैंने कहा भाई आपने 40 लाख ना बड़ी मुश्किल से बनाया होगा, आप किसी और जगह इस्तेमाल कर लो, क्योंकि ये 40 लाख आप डेयरी में लगाओगे, जो आप चाहते हो ना वो नहीं मिलेगा आपको 110 पे। ही सेट के चले मैं ऐसे कर सकता हूँ कि लाहौर मेरे से 1.5 घंटे के फासले पे है, मैं वहां पे अपना दूध 180 में मार्केट कर सकता हूँ। मैंने कहा जी अब हम बात कर लेते हैं डेयरी पे, अब हमें बात करनी चाहिए। 110 पे दूध की फिजिबिलिटी नहीं बनती। ठीक है जी, तो आपको
उस जगह पे बिजनेस को स्टार्ट करना है, वहाँ पे लैंड लेनी है जो डेयरी जोन है, जहाँ पे आपकी मार्केट की वैल्यू हो, जहाँ पे लोग उसकी कदर और कीमत को समझें। आप लाख शोर मचाते जाएं कि साइलेज इतना महंगा हो गया, वंडा इतना महंगा हो गया, फलानी चाय इतनी महंगी हो गई, हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन यहाँ चले गई, इसलिए दूध का ये रेट होना चाहिए, लोग नहीं मानेंगे। ठीक है जी। और अगर आप 10 रुपये भी दूध का रेट ऊपर करेंगे तो आप पे फतवे लगाए जाएंगे कि यार ये गरीबों का सोचता नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है, इन जाते उन। जैसे पिछले दिनों में जब दूध का अचानक रेट ऊपर हुआ तो सोशल मीडिया पे एक मुहिम स्टार्ट हो गई कि डेयरी फार्मर्स ने आवाम का खून चूसना शुरू कर दिया। अब हम फार्मिंग के बंदे हैं, हम जब वो पोस्ट पढ़ते थे तो हमें बड़ा अजीब फील होता था कि इनको ये भी पता है कि जो अखराजात हैं वो 3 गुना बढ़ गए। ठीक है, जिस गाय को 35 लीटर दूध वाली गाय को हम आज से 2 साल पहले 1300 रुपए में फीड करते थे, आज वो गाय अगर उसी राशन पे रखी जाए तो 3000 पे फीड होती है। ठीक है जी, लेकिन दूध का रेट तो डबल भी नहीं बढ़ा। पहले 75 था तो आज तो फैसलाबाद में 150 भी नहीं है। तो ये बात देखने की है, हमने इस चीज को जो है एनालाइज करना है। लैंड प्रोक्योरमेंट में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी नजर में है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। मैंने कुछ फार्म इस वजह से भी बंद होते देखे। अब वो फार्म बना लेते हैं, उसके बाद उनको ये नहीं पता कि हमने गोबर जो है उसको कहाँ ठिकाने लगाना है। ठीक है जी, एट द एंड जो है वो मसला बन जाता है। अब आप 100 जानवर रख लेते हो, शावर भी चल रहे हैं 24 घंटे, इतना पानी इकट्ठा हो रहा है, गोबर वाला पानी है, कहीं पे तो निकालोगे ना। तो आपको देखना है कि जो लैंड है आपकी उसमें वेस्ट मैनेजमेंट का क्या सीन होगा। क्या बहुत बेहतर है लैंड को ऐसी जगह पे परचेज करें जहाँ पे पानी का कोई गंदा नाला या सूआ चल रहा हो। मेरे को सेटअप ऐसे हैं जो पानी के गंदे नाले के ऊपर हैं, आज तक 4-5 सालों में उनको कभी वेस्ट का कभी मसला हुआ ही नहीं और उनकी कॉस्ट कोई नहीं है। मेरा एक सेटअप ऐसा है, उन्होंने ज़मीन के अंदर गड्ढे निकाले हुए हैं, उसके अंदर वेस्ट जाता है और उनको हर 6 महीने के बाद एक्सकवेटर बुला के उसको खाली करवाना पड़ता है, उसके ऊपर कॉस्ट आती है। 7000 रुपया घंटा ले रहा है एक्सकवेटर वाला उसको खाली करने का। अब उसको 1 दिन लग जाए, 1.5 दिन लग जाए, वो सारी की सारी कॉस्ट है जो आपने बेयर करनी है, खेचल बकरी है। ठीक है जी, इसलिए आपने वेस्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसको लाजमी देखना है। फिर लैंड परचेज करते हुए आप ये देखें एग्रीकल्चर थर्ड पार्ट है। कई इलाके हमारे ऐसे हैं जहां पर एग्रीकल्चर का बड़ा प्रॉब्लम है, जहां पे ज़मीनें सूटेबल नहीं है, आप वहां पर क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते। डेयरी के अंदर 2 चारे मेन है जी, एक है हमारा मकई का साइलेज हम बनाते हैं, दूसरा जो है एल्फाल्फा जिसको लूसन कहते हैं। चलिए अगर मकई भी हमारे पास हो जाए, लूसन ना भी हो तो हमारा गुजारा हो जाता है। तो आप ये देखें कि जिस जगह पे आप बैठे हैं क्या वहाँ पर आपको मकई अवेलेबल है? जैसे कसूर है, दीपालपुर है, चन्योट है, उकाड़ा है, साहिवाल, फैसलाबाद, बेबा मक्की अवेलेबल है। वहाँ पे आपको अच्छे रेट पे मकई अवेलेबल है, आप एक अच्छे जो है ना जी अपना रेट पे दूध पैदा कर सकते हैं। अब मेरे वो फार्मर जो चकवाल में हैं उनको यहाँ से फैसलाबाद से, उकाड़ा से, कसूर से, दीपालपुर से साइलेज की बेल्स को मंगवाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर मकई नहीं होती। हमें साइलेज पड़ता है यहाँ पे 13 में, 12 में, उनको साइलेज पड़ता है वहाँ पे 22 में, 24 में। अब वो दूध का रेट चकवाल का भी वही है जो यहाँ फैसलाबाद का है, लेकिन उनकी जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो हमसे ऊपर चली गई। अगर एक जानवर 35 किलो साइलेज खा रहा है और 10 रुपए साइलेज महंगा है तो 350 रुपए जो है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। हमारी वो काम है, दूध का रेट सेम है, तो वो फार्मर जो फैसलाबाद में बैठा हुआ है वो ज्यादा कमाई कर सकता है उसके मुकाबले में वो फार्मर जो चकवाल में बैठा है। ठीक है जी, तो ये लैंड खरीदते हुए ये एक छोटा सा सब्जेक्ट है जिसमें आप मार्केट के अंदर ये इन चीजों को जहन में रखते हुए फ्यूचर में अपनी जो इकोनॉमिक्स है उसको बेहतर कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह लैंड में आपने ये देखना है कि रॉ मटेरियल्स क्या वहां पर उसके नजदीक अवेलेबल है। कई लोग ना वनडे की फार्मूलेशन करवाते हैं हमसे, वो बाद में कहते हैं कि यार तुसी दसन डे हो, साढ़े डे किसी ने सुनिया ही नहीं। ये जो आप कैनोला मील कहते हैं, सरसों मील कहते हैं, आप कहते हैं साइलेज या फलाना टींगा, यहाँ पर तो किसी को कैनोला का पता ही नहीं है, हम कहाँ से ले लें।
आप यकीन करें पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे हमने अपने कई फार्मर्स को हम यहाँ से कैनोला भेजते हैं। अब कैनोला उनको मिल तो जाता है, लेकिन जो बिल्टी की कॉस्ट ऊपर आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है, उससे उनको कम से कम 10 रुपये महंगा पड़ता है, जो एट दी एंड उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है जी। तो आपने देखना रॉ मटेरियल, फिर लैंड खरीदते हुए ख्याल रखें कि जिस जगह फार्म बनाना चाहते हैं क्या वहाँ पे टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं। अगेन जो मैंने पहले आपको बताया कि हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, हमारे पास जो टेक्निकल स्टाफ है पंजाब में ज़्यादा अवेलेबल है। मुझे एक कैप्टन है, आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, इस सेट में फार्म बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे डॉक्टर भी चाहिए। मैंने कहा कराची में तो डॉक्टर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर साइलेज का मसला था कराची में। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई मेरा मशवरा ये है, अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप पंजाब में आए, यहाँ पे कोई लैंड परचेज करें और अपना सेटअप यहाँ पे बना लें। मेरे कुछ फार्मर ऐसे हैं जो उनका सेटअप तो पाकिस्तान में है, वो ओवरसीज़ है, वो बाहर बैठ के फार्म चला रहे हैं। ठीक है जी। तो कराची वाले फार्मर जो है पंजाब में फार्म बना के भी चला सकते हैं प्रॉपर टीम के साथ, वो पॉसिबल है। वो ज़्यादा आपको सूट करेगा बजाय इसके कि आप किसी ऐसी जगह पे फार्म बनाए जहाँ पे फैसिलिटीज़ का जो है ना, वो जो फैसिलिटीज़ काम हो। हाँ, अगर आप बफलो के साथ फार्मिंग करना चाहते हैं, क्रॉस ब्रीड के साथ करना चाहते हैं, तो वो फ्रीजियन गाय जितनी वो अटेंशन नहीं डिमांड करती, उसके उतने इश्यूज़ नहीं है, वो आप लोग कराची में बड़ी इफेक्टिवली चला रहे हैं। कराची में सबसे बड़ी भैंस कॉलोनी है, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, सदियों से काम कर रहे हैं, मुनाफा बना रहे हैं। क्योंकि भैंस बड़ा हार्ड किस्म का एनिमल है, उसको शायद इस तरह से डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह क्रॉस ब्रीड गाय। लेकिन अगर आप एचएफ के साथ काम करना है, आप फ्रीजन का शौक रखते हैं, तो फिर आपको उसके लिए टेक्निकल फैसिलिटीज़ आपको चाहिए। इसी तरह लैंड में अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जिस जगह पे आप फार्म बनाना चाहते हो वो जगह परचेज करें जहाँ पे आपको ज़्यादा भर्ती ना डालनी पड़े। हमने एक जगह फार्म बनवाया, वहाँ ज़मीन से, रोड से 4.5 किलोमीटर नीचे जो है ना वो ज़मीन थी। हमने वहाँ शेड बनाया तो हमें 7 फुट मिट्टी डालनी पड़ी। अब वो कॉस्ट ही थी चंगी पड़ी, इतनी सारी भर्ती डालनी हो, इतना खर्चा हो जाता है, एक एडिशनल कॉस्ट है जो आपको बेयर करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें देखकर जो है आपने फैसला करना है कि आप किस जगह पे आप जो है लैंड प्रोक्योर करेंगे। अगर आपके पास लैंड है भी मुख्तलिफ जगहों पे है, तो किस जगह पे आप अपना फार्म जो है वो उसको कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पर लेके जाएंगे। चौथे नंबर पे है जी हाउसिंग। अब आपने जगह परचेज कर ली, प्लानिंग भी हो गई, आपने स्वॉट एनालिसिस भी कर लिया। अब अगला सब्जेक्ट है, आप वहाँ पे अपना शेड बनाना चाहते हैं। यहाँ पर होता भला क्या है, होता ये है कि फार्मिंग लोग बनाना चाहते हैं ना, वो किसी एक जगह पे जगह खरीद के फार्म बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बाद में साल के बाद पता लगता है यार फार्म बढ़ गया, इतने को एक और हवेली पा दो है जी। फिर 2 साल बाद एक छपड़ा यहाँ डाल दो, उसके 2 साल बाद यार ये 7 वाला किला खरीदना पड़ेगा, फार्म तो बढ़ गया। वो ज़मीन जो 35-40 लाख में खरीदी होती है, बाद में वो आपका गुआंढी आपको 70 लाख की दे रहा होता है। हमने ये बड़ा अनफॉर्चुनेट देखा है कि जिस जगह पे अगर आपने शेड बनाने के लिए स्टेप ले लिया, अगले ही दिन आपके इर्द गिर्द के एकड़ महंगे हो जाएंगे फौरी, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि ऑन एज मजबूरी है, इसको जगह चाहिए, इसने फार्म बड़ा करना है, ठक रेट बढ़ा देते हैं। तो पहले जब भी लैंड प्रोक्योर करें तो पहले ना प्लानिंग करें कि आप अपने आप को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो। मिसाल के तौर पर एक फार्मर है, वो कहता है कि यार मेरा टारगेट है, मैंने 500 कैटल तक अपने आप को लेके जाना है, स्टार्ट में करूंगा 70 से 50 से 100 से, तो उसने जो लैंड प्रोक्योर करनी है वो 500 के हिसाब से आज ही कर लेनी है। ठीक है, ये उसको एडवांटेज देगी, बजाय इसके कि वो कहे मैं हर 2 साल के बाद लैंड परचेज करूंगा, उस पर उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी और उसको नुकसान होगा। तो प्लानिंग करके आपने जो है वो पहले फैसला कर लेना। दूसरे नंबर पे जब भी ले लो, दूसरे नंबर पे जब भी आपने फार्म बनाना है ना जी, एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने पूरे फार्म की जो कंस्ट्रक्शन है उसका मैप बनवाना है। आप में से कई लोगों ने घरों की कंस्ट्रक्शन करवाई होगी, पहले मैप बनता है ना जी, ऐसे ही है ना। मैप बनेगा, मैप बनने के बाद आपने फैसला करना है
कि शेड कहाँ होगा, चिल्लर कहाँ होगा, बच्चों की जगह कहाँ होगी, साइलेज कहाँ होगा, ऑफिसेस कहाँ होंगे, और फ्यूचर में अगर नया शेड बनेगा तो वो कहाँ होगा, उससे जानवर मिल्किंग पार्लर पे कहाँ से आएंगे, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नालियां इस्तेमाल होंगी, किस जगह पे वेस्ट जाएगा, ये पूरी ड्राइंग होगी। हमारे पास टेक्निकल लोग मौजूद हैं, इंजीनियर्स मौजूद हैं, मेरे पास मौजूद हैं। आप में से कोई बंदा ये मैप बनवाना चाहे तो मैं आपको वो नंबर दे दूंगा, आप उनसे रब्ता करें। वो इंजीनियर्स आपके पास आएंगे, आपकी लोकेशन को विजिट करेंगे, आपको बकायदा पूरा मैप बना के आपको दिखाएंगे कि भाई इस तरह से आपने फार्म बनाना है, ऐसे बनाना है। फिर उस फार्म को आप अपने पैसों के हिसाब से, अपने टारगेट के हिसाब से आप पीसेस में डिवाइड कर लें कि पहले साल में ये शेड बनेगा, पार्लर बनेगा, ये हमारा जो है गोदाम बनेगा, दूसरे साल में हम वहां पे एक नया शेड बनाएंगे, तीसरे साल में ये आपकी प्लानिंग हो जाएगी। कल को होता बोला गया, जब आप प्लानिंग नहीं करते हो ना तो फार्म की कोई डायरेक्शन नहीं बनती। बाहर से बंदे आते हैं विजिट करने के लिए, आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, वो जी हमारा हट बढ़ गया था, हमें इसलिए यहाँ पर ना जी ऐसे करके शेड बनाना पड़ गया। तो बजाय इसके कल को किसी को जस्टिफिकेशन दें, काम ऐसा करें जो मजा आए जिसको करके। इतना पैसा लगा के भी कल को अगर जस्टिफिकेशन ही देनी है तो मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर है कि ये प्लानिंग करवाई जाए। इस पे प्लान करने के बाद ये हाउसिंग जो है पूरा एक सब्जेक्ट, अभी आप आए थे, आपने हाउसिंग के बारे में थोड़ा सा गाइड किया, ठीक है जी। हम इंशाल्लाह अज़ीज़ जब ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह वो अपना मैप का डिज़ाइन में भी चेंज कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हाउसिंग के बारे में हम आपसे करेंगे, उससे हो सकता थोड़ा आपका ज़हन बदल जाए। क्योंकि हमने गायों के साथ काम किया है, हमें 14 साल का अरसा हो गया है इन्हीं गायों के साथ काम करते को। हमें कुछ इनके प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा है। हम उन प्रॉब्लम्स को जहन में रखते हुए जो है ना, हम फैसला करते हैं कि हमने कैसे जो है वो चीज़ों को आगे लेके चलना है। ठीक है जी सर, रोक दें, हम चाय पी लेते हैं। थक तो नहीं गए आप? सर बीच में कोई सवाल पूछना चाहें तो आप रोक के पूछ सकते हैं। जनाब ये हमारे 9th पॉइंट पे हम आ गए। स्वॉट एनालिसिस, प्लानिंग, लैंड, हाउसिंग, फीड, सोलर, लेबर, इक्विपमेंट और एनिमल सिलेक्शन। अच्छा, एनिमल सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। पहले नंबर पे आपने फैसला ये करना है आप प्योर फ्रीजन पे जा रहे हो या क्रॉस पे जा रहे हो। लोग ये बहुत सवाल पूछते हैं कि क्रॉस की फार्मिंग करें या प्योर की फार्मिंग करें। ठीक है, मेरा सिर्फ एक सवाल के ऊपर जवाब है। ठीक है, एक सवाल पे इसका जवाब है, आपका दूध का रेट क्या है। अगर आपके इलाके में दूध का रेट अच्छा है, क्रॉस ब्रीड की गाय ले आओ, आप डूबेंगे नहीं इंशाल्लाह। अगर आपके इलाके में दूध का रेट है, फिर आपको प्योर ब्रीड ही लानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपका 130 रुपए एवरेज दूध का रेट है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन ही लानी पड़ेगी अच्छे प्रॉफिट के लिए। अगर आपके इलाके में 180, 200 प्लस पे दूध आता है, क्रॉस की ले आओ, सुकून से एंजॉय करोगे। अगर क्रॉस के जानवर आप ले आओ, दूध का रेट कम हो तो अखराजात मीट नहीं होंगे, खाना उसमें भी साइलेज है। अच्छे क्रॉस के जानवर को भी आपको शावर देना पड़ेगा, क्रॉस के अच्छे जानवर को भी आपको फैंस देने पड़ेंगे। तो एनिमल सिलेक्शन में सबसे पहले हमने ब्रीड तय कर ली कि हम क्रॉस पे जा रहे हैं या प्योर पे जा रहे हैं। अब अगर हम फैसला कर लिया कि प्योर पे जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में दूध का रेट नहीं है, प्योर पे चले गए। अब प्योर में जाते तो लोग सवाल करते हैं अमेरिकन लेनी है, डच लेनी है या ऑस्ट्रेलियन लेनी है, ऐसे ही है भाइयों। ये बात ज़हन में बिठा लें, मुल्कों को छोड़ दो, मुल्कों को छोड़ दो, अच्छा जानवर लो, वो चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, वो चाहे डच हो, वो चाहे अमेरिकन हो, अच्छा जानवर लो। ठीक है, अच्छा जानवर क्या है, ये आने वाले दिनों में हम एनिमल सिलेक्शन जब इसको हम पढ़ेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा जानवर क्या है। हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे, शेड में जाके एक एनिमल खड़ा होकर करके बताएंगे कि एनिमल सिलेक्शन में इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। उस जानवर को हमने खरीद लेना है, वो चाहे आपका जापान का भी हो तो हमें कोई एतराज नहीं। ठीक है जी, इंशाल्लाह वो जानवर आपके परफॉर्म भी करेंगे, आपको दूध भी देंगे इंशाल्लाह अजीज। तो ये हमारा जो 9th स्टेप है, ये है जी हमारा एनिमल सिलेक्शन का। इस तरह करके जो है ये हमारा काम स्टार्ट होगा
और डेयरी के ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अभी अगर आपका कोई सवाल है बताएं, या कोई पॉइंट मजीद ऐड करना चाहते हैं तो बताएं। आपने कहा कि फ्यूजन और ये क्रॉस, इसका किस पर्सपेक्टिव पे आप कह रहे हैं कि उसका मिल्क प्रोडक्शन की वजह से? देखिए, क्रॉस जामर जो है ना वो आपको लैक्टेशन में दूध देता है तकरीबन एवरेज 4000 लीटर। ओके, ठीक है। जो प्योर ब्रीड है ना वो कम से कम आपको 7000 लीटर दूध दे देती है, वो क्वांटिटी के हिसाब से, दूध की क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मिसाल के तौर पे क्रॉस की गाय किसी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो सकी, टाइम ज्यादा ले गई, वो ड्राई हो जाती हैं। साल के बाद देखो कि नीचे थोड़ा सा दूध होगा, अपना खर्चा भी नहीं उठा रही होगी। अब आप में से कुछ लोगों के पास अगर प्योर ब्रीड है तो उनको अंदाजा होगा कि प्योर अगर लेट भी प्रेग्नेंट होना तो वो जल्दी इतना दूध कम नहीं करती कि आपको जेब से खिलाना पड़े। वो आफ्टर इवन के 1 ईयर भी जो है ना को 15-18 इतना दूध देने की सलाहियत रखती हैं। आपको कम से कम अपना खर्चा निकाल देती हैं, आपको ब्रेक इवन पे रखती हैं, ठीक है जी। ये चीज जी, और कुछ चीज, इन पॉइंट्स को जहन में रख लें। जब भी फार्मिंग करें तो इन चीज़ों को जहन में रख के जो है ना फैसला करें। अब इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे हम प्लानिंग को फिजिबिलिटी बना के अगले आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर हम हाउसिंग को डिस्कस करेंगे, पूरा शेड कैसे बनाया जाता है ये एक अलहदा सेशन इस पर हम करेंगे। फीड के ऊपर इंशाल्लाह फीड फार्मूलेशन पे हम एक सेशन करेंगे, जो बेसिक्स है फीड फार्मूलेशन की वो आपसे शेयर करेंगे। और फिर एनिमल सिलेक्शन और सीमन सिलेक्शन ये इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर आप इंशाल्लाह थोड़ा सा महसूस करेंगे कि जो है ना डेयरी की ABC को आपको समझ आने लग जाएगी इंशाल्लाह। ये ठीक होगा टॉपिक हमारा। कल के लिए आप लोगों ने जो हमारा कल का टॉपिक होगा, हम कल शुरू करेंगे एनिमल से, काफ से। हमने कल 1 दिन की बछड़ी को जो पैदा हुई है उसको बच्चा देने तक हमने स्टडी करना है। बछड़ी पैदा होगी आज, जब तक वो बच्चा नहीं दे देती हमने उसके साथ क्या क्या करना, हम ये कल बढ़ेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको पता हो फार्म पे बच्चा पैदा हो जाए कैसे पालना है, बड़ा कैसे करना है, बच्चा लेने तक उस पर आने वाली कॉस्ट कितनी है, कैसे उसको बनाना है, ये इंशाल्लाह कल करेंगे। आप लोगों के ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं, आप लोग अपने तौर पर भी इसको स्टडी कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।